Hello everyone, welcome to 11th Commerce SP lecture. Today we are going to start with chapter number 5, which talks about members. So let us understand who is member and what are their roles and responsibilities. So page number 67 in your textbook. So let us start with the introduction part. As you can see, the name of the chapter is members of a company. When we talk about members, तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, शेयर होल्डर. और ये बात कुछ हद तक सही भी है कि अगर आपको कंपनी का मेंबर बनना है तो आप कंपनी के शेयर परचेस करके कंपनी के मेंबर्स बन सकते हो. आपने जैसे ही कंपनी का शेयर परचेस किया, आप क्या बन गए? मेंबर. यू बिकेम मेंबर ऑफ द कंपनी. तो हम बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, राइट. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए, एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस लाइक एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, बिजनेस एटसेट्रा. इन सभी कारणों की वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट रन किया जाता है, चलाया जाता है, बनाया जाता है. इट इज अ स्ट्रक्चर्ड यूनिट. कैसा यूनिट है? स्ट्रक्चर्ड. मतलब ये एक ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड यूनिट है विथ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव. इसका ऑब्जेक्टिव भी कैसा है? वेल डिफाइंड. मतलब पहले से पता है कि ये कंपनी क्यों स्टार्ट की गई और क्या करना है. एंड रिलेशनशिप. तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में सुपीरियर का सबऑर्डिनेट के साथ, इनसाइडर का आउटसाइडर के साथ, कंपनी का गवर्नमेंट के साथ, कंपनी का सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, ये सब वेल डिफाइंड किया गया है. The organization is formed and managed by person, even though by itself it is not living setup. तो एक्चुअली ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बट नॉन लिविंग सेटअप है. नॉन लिविंग मतलब ये कोई सजीव नहीं है ना. बट इसको चलाता कौन है? मैनेज्ड बाय पर्सन. मैनेज्ड बाय पर्सन. ठीक है. द पर्सन associated with an organization are termed as member. तो यहां पर यही बात किया गया कि यहां पर जो पर्सन की बात की गई है, पर्सन एसोसिएटेड विथ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, उन्हें कहा जाता है मेंबर्स. क्या कहा जाएगा? मेंबर्स. ठीक है. It can be rightly said that organization is by members, of members and for members. देखो तीन चीजें यहाँ पर बताई गई. पहला, ऑर्गेनाइजेशन इज बाय मेंबर्स, मतलब मेंबर्स के द्वारा ही ऑर्गेनाइजेशन है, चल रहा है. ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का है. ये ऑर्गेनाइजेशन किसका है? मेंबर्स का है. एंड फॉर मेंबर्स, मेंबर्स के लिए है. मेंबर्स का है, मेंबर्स से है, मेंबर्स के लिए है. ठीक है. तो इसको बोल सकते हैं बाय द मेंबर्स, ऑफ द मेंबर्स, फॉर द मेंबर्स. किसके बारे में बात करें? ऑर्गेनाइजेशन की बात करें. तो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स का है, मेंबर्स से है और मेंबर्स के लिए ही है. लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेंबर और मेंबरशिप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो मेंबर का मतलब क्या होता है? सबसे पहला, member means a person whose name is entered in register of members. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर मेंबर उसे कहा जाएगा, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को मेंबर कहा जाएगा जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा गया है. अब रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या होता है? जैसे देखिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, आपने जैसे ही क्लास में एडमिशन लिया तो एक स्टूडेंट्स रजिस्टर बनाया जाता है. क्या बनाया जाता है? स्टूडेंट रजिस्टर. अगर उस स्टूडेंट रजिस्टर में आपका नाम है तो आप स्टूडेंट हो. अगर आपका नाम स्टूडेंट रजिस्टर में नहीं है, देन यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट नहीं हो. तो ये देखने के लिए कि क्या आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट हो या नहीं हो,
हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे स्टूडेंट रजिस्टर। वैसे ही कंपनी के अंदर क्या चेक किया जाता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। वहां पर एक रजिस्टर बनाया जाता है जहां पर सारे मेंबर्स के नाम लिखे हुए हैं, डिटेल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर आपका नाम है देन यू आर अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी। एंड आल्सो इंक्लूड होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर, और ऐसे लोग जिनके पास इक्विटी शेयर है, जो होल्डर है इक्विटी शेयर के, whose name is entered as beneficial owner in the records of depository, इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी। तो जिनके पास शेयर है और उनका नाम बेनिफिशियल ओनर के रूप में डिपॉजिटरी के पास लिखा गया है, उन्हें बोला जाएगा मेंबर। सर ये बेनिफिशियल ओनर क्या होता है, ये डिपॉजिटरी कौन होता है, तो बात को समझिए। आज की तारीख में जब आपको शेयर परचेस करना है तो ये बहुत सिंपल हो गया। आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑनलाइन डीमेट अकाउंट के थ्रू शेयर परचेस कर सकते हैं। क्या शेयर की कोई हार्ड कॉपी आपके पास रहेगी, आंसर इज नो। ये एक सॉफ्ट कॉपी के जैसे आपके डीमेट अकाउंट में रहता है। उसका जो रियल शेयर है वो होता है डिपॉजिटरी के पास। तो डिपॉजिटरी कौन है, ये एक टॉप मोस्ट अथॉरिटी है जो ई सिक्योरिटीज, कैसे सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं हम लोग, ई सिक्योरिटीज। ई सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, पेपरलेस। जो ई सिक्योरिटीज में डील करती है हाईएस्ट अथॉरिटी। तो डिपॉजिटरी में कौन कौन आ गया, एक डिपॉजिटरी है इंडिया में एनएसडीएल, और दूसरी डिपॉजिटरी है सीडीएसएल। ये दो डिपॉजिटरी इंडिया में है जो पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होता है शेयर के ट्रांसफर का, उसकी देखरेख करती है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का देखरेख करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम क्या कहते हैं, डिपॉजिटरी। सर ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये अभी भी मुझे नहीं समझा। दूसरा एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल आपके पास किसी को पेमेंट करने के लिए आज की तारीख में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप डायरेक्टली कैश से पेमेंट कर सकते हैं, है ना। आप किसी शॉप में गए, सपोज आप मेडिकल शॉप में गए और वहां से कोई आपने मेडिसिन परचेस की, उसका बिल हो गया से फॉर एग्जांपल 300 रुपीज। अब 300 रुपीज आप पे कर सकते हैं कैश के थ्रू, आप पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू, या आप पे कर सकते हैं ई वॉलेट के थ्रू, जिसका नाम आपने सुना होगा, पेटीएम, अमेजॉन पे, फोन पे, ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, है कि नहीं। तो जब आप कैश में पे कर रहे हो तो आप हार्ड कैश दे रहे हो, उसको नोट दे रहे हो। लेकिन जब आप ई वॉलेट से पे कर रहे हो तो क्या आपके पास से कोई नोट जा रहा है शॉपकीपर के पास, आंसर इज नो। आपके अकाउंट में जो अमाउंट लिखा हुआ है वहां से डिडक्ट होके सामने वाले के अकाउंट में चला जाता है। तो कोई फिजिकल ट्रांसफर हुआ क्या, नहीं। कैसा ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की देखरेख कौन कर रहा है, जहां से भी आपने इसको परचेस किया है। फॉर एग्जाम्पल जो वॉलेट आप यूज कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर आपने किया पेटीएम के थ्रू, अमेजॉन पे के थ्रू, फोन पे के थ्रू, या ऐसा कोई भी ई वॉलेट है कि नहीं, वो इस ट्रांजैक्शन को हैंडल करते हैं। और इनके ऊपर भी कोई टॉप मोस्ट अथॉरिटी होगा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर को अलाउ करता होगा, से आरबीआई इज देयर, है कि नहीं। वैसे ही यहाँ पर ई सिक्योरिटीज जो होते हैं, मतलब जो आपके डीमेट अकाउंट में एक सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, शेयर्स और डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, जो भी टाइप के मार्केट में ऐसे सिक्योरिटीज डील किया जाता है उसको हम ई सिक्योरिटी बोलेंगे डीमेट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्योरिटीज तो आपका किसके पास है, डिपॉजिटरी के पास। कौन है डिपॉजिटरी, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। लेकिन आपको क्या बनाया जाएगा, आपको बनाया जाएगा बेनिफिशियल ओनर। तो यहाँ बोलने का मकसद यही है कि एक तो सबसे पहली बात आपका नाम होना चाहिए रजिस्टर ऑफ मेंबर में। कहाँ होना चाहिए, रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपने या तो कोई सिक्योरिटी मतलब इक्विटी शेयर परचेस करना चाहिए, या आप बेनिफिशियल ओनर हो
और आपके नाम पे कोई ई सिक्योरिटी है तो आपको मेंबर समझा जाएगा। गेटिंग इट एवरीवन? टू प्री रिक्विजिट फॉर अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। तो किसी व्यक्ति को मेंबर कब समझा जाएगा? कब समझा जाएगा? जब वहां पर ये दो रिक्वायरमेंट वो पूरी करता है। कौन से दो रिक्वायरमेंट है? नंबर वन, द एग्रीमेंट इन राइटिंग टू टेक शेयर ऑफ द कंपनी। सबसे पहली बात, उसने ऐसा एग्रीमेंट किया होगा कि वो कंपनी के शेयर परचेस करेगा। ये पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरा, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन सो एग्रीइंग इन रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है, उसका जो नाम है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाना चाहिए। दो चीज होगी। पहला चीज तो आपने एग्री किया है इन राइटिंग कि मैं कंपनी का शेयर परचेस करूंगा। दूसरी चीज, आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा गया है। तो ये दो चीज अगर हो जाता है दैट मीन्स यू आर अ मेंबर। यू आर अ मेंबर। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, मेंबर बनने के लिए आपको दो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है। सबसे पहला चीज है कि आपने एक एग्रीमेंट किया हो कि आप कंपनी का शेयर परचेस करेंगे, और दूसरा आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में अंकित हो। अंकित हो मतलब लिखा गया हो, रजिस्टर्ड हो। ठीक है, यहाँ पर देखो हिंट के तौर पे लिखा गया, व्हाट इज रजिस्टर ऑफ मेंबर? द रजिस्टर विच एनलिस्ट ऑल इट्स मेंबर्स विद देयर डिटेल इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर सारे के सारे मेंबर्स का डिटेल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, नाउ हु इज डिपॉजिटरी? डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूट वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। देखो हमने बात किया था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का। नेशनल डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड सीडीएसएल, ये दो टाइप के डिपॉजिटरी आपको इंडिया में मिलेंगे। ठीक है, बेनिफिशियल ओनर क्या होता है? बेनिफिशियल ओनर इज द इन्वेस्टर हु ओन्स सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड हैज इंटरेस्ट इन दी सिक्योरिटी। बेनिफिशियल ओनर वो है जिसने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर परचेस किया, सिक्योरिटी परचेस किया, उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर। अब जहां की हमने देखा कि मेंबर्स होते हैं वो लोग जिन्होंने कंपनी का शेयर या तो परचेस किया या एग्री किया है कि वो परचेस करेंगे। नंबर टू, उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा गया। बट यहां पर हमको थोड़ा डिस्टिंग्विश करने को बोला गया है कि क्या मेंबर्स और शेयर होल्डर दोनों एक ही होते हैं? अगर मैं यहां पर स्टेटमेंट बोलूं ऑल मेंबर्स आर शेयर होल्डर्स एंड ऑल शेयर होल्डर्स आर मेंबर, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा? नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए यहां पर हमको देखना पड़ेगा मेंबर्स वर्सेस शेयर होल्डर, दोनों के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है। सो जनरली बाइंग शेयर इज द मोस्ट कॉमन एंड इजिएस्ट वे और मीडियम वेयर अ पर्सन बिकम्स मेंबर। शेयर खरीदना मेंबर बनने का सबसे आसान तरीका है। अगर आपको भी मेंबर बनना है, जिस कंपनी का मेंबर बनना है उस कंपनी का शेयर परचेस कर लो। ठीक है, अभी देखो नया आईपीओ आ गया, आपने सुना होगा बर्गर किंग जो बर्गर बनाता है ना, उसने कुछ 820 या 850 करोड़ का आईपीओ निकाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो 2 से 4 तारीख मतलब आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट 2 डेज के लिए है। आप अगर बर्गर किंग के लिए अप्लाई करते हो और आपको शेयर मिल जाते हैं तो आप बर्गर किंग के क्या बन जाओगे? मेंबर बन जाओगे, शेयर होल्डर बन जाओगे। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका है कि आप उस कंपनी के शेयर परचेस कर लो। सो टर्म्स मेंबर एंड शेयर होल्डर कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब मेंबर बोलो या शेयर होल्डर बोलो, आप दोनों को यूज कर सकते हो। एंड मीन्स द सेम पर्सन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो जो भी प्रैक्टिकल पर्पस है, तो हम मेंबर बोले या शेयर होल्डर बोले उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट इन केसेस अ मेंबर माइट नॉट बी शेयर होल्डर, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस जहां पर क्या होता है मेंबर शेयर होल्डर नहीं है और शेयर होल्डर मेंबर नहीं होता। तो ऐसे कौन से केसेस हैं? तो सबसे पहला, मेंबर विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर, सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हमने देखा है कि कंपनी को जब फॉर्म किया जाता है तो मेमोरेंडम पे कुछ लोगों को
साइन करना पड़ता है, दैट मीन्स दे हैव टू सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। सब्सक्राइब कैसे करेंगे? साइन करके। तो उनका नाम मेमोरेंडम में आ गया, ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? मेंबर बन गए। लेकिन क्या वो शेयर होल्डर है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई शेयर परचेस नहीं किया, उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है। उनका नाम कहां पर है? उनका नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है। तो वो मेंबर तो है लेकिन शेयर होल्डर नहीं है। दे बिकम मेंबर of the company but are not shareholder till shares are allotted to them। जब तक उनको शेयर नहीं मिल जाते तब तक वो शेयर होल्डर बनेंगे नहीं, लेकिन उनका नाम तो आ गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। गेटिंग इट? तो यहां पर ये एग्जांपल हमें बताता है कि ये मेंबर तो है लेकिन शेयर होल्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक उनको शेयर अलॉट नहीं किया गया। नंबर 2, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अमाउंट। अगर कंपनी की लायबिलिटी जो है लिमिटेड बाय गारंटी है तो वहां पर शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जहां पर शेयर कैपिटल नहीं है वहां पर आप मेंबर कैसे बनोगे? सो दिस कंपनी डज नॉट हैव एनी शेयर कैपिटल। इसका कोई शेयर कैपिटल नहीं होता। देयरफॉर इट हैज ओनली मेंबर्स एंड नो शेयर होल्डर। यहां पर सिर्फ कौन है? मेंबर है, शेयर होल्डर होते नहीं है। नंबर 3, मेंबरशिप बाय एक्विसेंस और एस्टोपेल। मतलब मेंबर है नहीं लेकिन ऐसा मान लिया गया, ऐसा एज्यूम कर दिया गया। इफ अ पर्सन मिसरिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ मेंबर, अगर कोई पर्सन है वो अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करता है, मतलब लोगों के सामने ऐसे प्रस्तुत करता है कि मैं कौन हूं? मैं मेंबर हूं, ठीक है ना, shall be stopped from refuting his position subsequently and is held liable as a member even though he is not a shareholder। shall be stopped from refuting his position subsequently। तो पहले तो उसने बोला कि वो मेंबर है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को ऐसे प्रस्तुत किया, आपके सामने ऐसे भाव भाव ऐसी एक्टिंग की कि आपको लगा मेंबर है, ठीक है। तो बाद में वो अपना मेंबरशिप का जो पद है वो छोड़ नहीं सकता, उसको भी मेंबर माना जाएगा भले ही वो शेयर होल्डर ना हो। अ पर्सन हु नोइंगली परमिट्स एंटरिंग हिज नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। एक ऐसा पर्सन जिसको पता है और जानबूझ करके वो अलाउ करता है कि उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाए जबकि वो शेयर होल्डर नहीं है, तो भी उसको मेंबर समझा जाएगा। तो यहां पर एज्यूम कर लिया गया है, ठीक है। सो एक्वेंस मीन्स टू परमिट, एग्री, टू अलाउ, एक्सेप्ट और गिव अप्रूवल फॉर। तो वो बंदा अलाउ कर रहा है कि मेरा नाम भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाए। गॉट इट एवरीवन? सो मेंबरशिप बाय एक्विजिशंस और एस्टॉपेल का मतलब होता है आप एक्चुअली मेंबर नहीं है लेकिन आपने ऐसा बिहेव किया कि आप मेंबर हो, तो जितने भी लोग हैं वो समझते हैं कि आप मेंबर हो, ठीक है। सो ये था मेंबरशिप बाय एस्टॉपेल। इसको समझने के लिए हम ना पार्टनरशिप फॉर्म में जाते हैं। कहां जाते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म। हमने चैप्टर नंबर 2 में पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा हुआ था और वहां पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर देखे। क्या देखे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर। उसमें था एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, है ना। ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स हमने देखे। तो एक पार्टनर जो होता है वो होता है पार्टनर्स बाय एस्टोपेल या पार्टनर्स बाय एक्विसेंस। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पार्टनर है, 3 पार्टनर हैं, मिस्टर दुबे, मिस्टर चौबे एंड मिस्टर तिवारी। ये 3 पार्टनर हैं, मिस्टर दुबे, मिस्टर चौबे एंड मिस्टर तिवारी, ये 3 पार्टनर हैं। अब ना मिस्टर तिवारी जी का एक फ्रेंड है, मिस्टर द्विवेदी।
मिस्टर द्विवेदी। ये कौन है? ये जस्ट एक फ्रेंड है। तो ये क्या करता है, ये ना इनके कभी कभी पार्टनरशिप फॉर्म में आता है, देख रेख करता है, घूमता है, टहलता है, क्योंकि फ्रेंड है ना तो ये लोग अलाउ करते हैं, ठीक है ना, आ रहा है कुछ ना कुछ देख लेता है, काम कर देता है छोटा मोटा। तो इनके जो पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी एम्प्लॉय है ना, वो तीनों को बॉस तो समझते हैं, द्विवेदी को भी क्या समझते हैं, वो बॉस है हमारा। कौन है? बॉस। ठीक है। और सारे एम्प्लॉयज को ऐसा लगता है कि मिस्टर द्विवेदी भी कौन है? पार्टनर है। और फिर जो आउटसाइडर है ना, सपोज कस्टमर है या कोई सप्लायर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने आया है, उसको भी लगता है कि मिस्टर द्विवेदी यहाँ पे कौन है? पार्टनर है। क्यों? जब हम आते हैं हमेशा अवेलेबल रहते हैं, सब काम देखते हैं, कभी कभी बात भी करते हैं, कभी कभी कोई चीज फाइनलाइज भी कर देते हैं। तो मिस्टर द्विवेदी ऐसा लगता है कि पार्टनर है। तो बाहर वालों को नहीं मालूम है, बाहर वालों को लगता है जैसे दुबे है, चौबे है, तिवारी है, वैसा द्विवेदी भी है। और बात करने के तरीके से भी ऐसा लग रहा है कि कभी द्विवेदी ने सामने से नहीं बोला कि भाई मैं पार्टनर नहीं हूं, मैं बस तिवारी जी का फ्रेंड हूं, ऐसा उसने बोला नहीं। वो भी ऐसा जताता है कि यस आई एम अ पार्टनर। वो ऐसा शो ऑफ करता है। क्या करता है? शो ऑफ करता है, आई एम अ पार्टनर। तो सपोज एक दिन मिस्टर राहुल, जो एक सप्लायर है, कोई मटेरियल वगैरह सप्लाई करते हो, ही इज अ सप्लायर। तो वो यहाँ पर आते हैं और कोई बिजनेस डील लेकर के आते हैं, वर्थ रुपीज 20 लाख। 20 लाख का बिजनेस डील लेकर के आते हैं और सारे पार्टनर्स के साथ डील करते हैं। और उनका ना पहचान निकल जाता है मिस्टर द्विवेदी से। किससे निकल जाता है? मिस्टर द्विवेदी। कोई पुरानी पहचान निकल जाती है और वो क्या करते हैं कि ठीक है, डील डन कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। और बाद में सपोज कंपनी लॉस में चली जाती है, जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म है वो कहाँ चला जाता है? लॉस में। तो अब ये जो 20 लाख रुपीस का मिस्टर राहुल का नुकसान हो गया। किसका नुकसान हो गया? मिस्टर राहुल का। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारे बिजनेस में पैसा लगाया, उतना माल सप्लाई किया और लॉस हो गया। तब उनके पैसे कौन कौन भरेगा? मिस्टर दुबे तो भरेंगे ही, मिस्टर चौबे भी भरेंगे, मिस्टर तिवारी भी भरेंगे और मिस्टर द्विवेदी भी भरेंगे। क्यों भाई? उसका नाम क्यों घसीटा जा रहा है? क्योंकि जब मिस्टर राहुल यहाँ पर आए थे, उन्होंने समझा था कि मिस्टर द्विवेदी भी पार्टनर हैं और कभी भी मिस्टर द्विवेदी ने इसका इनकार नहीं किया, इसको ना नहीं बोला, ऐसा जताया कि हाँ वो एक पार्टनर हैं। तो जब कंपनी या फर्म लॉस में जाएगी तो मिस्टर द्विवेदी को भी पैसा भरना पड़ेगा, दो ही इज नॉट अ पार्टनर। वो पार्टनर नहीं है, उसने ना कैपिटल लगाया ना प्रॉफिट शेयर किया, लेकिन मिस्टर द्विवेदी को यहाँ पर पार्टनर समझ के उनसे पैसे वसूल किए जाएंगे। ऐसे पार्टनर को कहा जाता है पार्टनर बाय एक्विजिशन और एस्टॉपेल। तो मिस्टर द्विवेदी एक पार्टनर ना होकर के भी पार्टनर है, क्योंकि उन्होंने कभी अपना नाम निकालने के लिए कहा नहीं, कभी वो बोला नहीं कि मैं एक पार्टनर नहीं हूं। उन्होंने एग्री किया, अप्रूवल दिया कि हाँ मैं एक पार्टनर ही हूं। ऐसे केस में फर्म को लॉस होता है तो मिस्टर द्विवेदी को पार्टनर बाय एस्टॉपेल के तौर पर समझा जाएगा और उससे भी लॉस का पैसा वसूल किया जा सकता है। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये था पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में। वैसे ही किसके बारे में बता रहा हूं मैं? कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में। कंपनी में अगर ऐसा कोई पर्सन है जो ऐसे अपने आप को शो ऑफ करता है कि मैं कौन हूं, मैं शेयर होल्डर हूं, एक्चुअली ना उसने शेयर खरीदा, ना उसका कहीं पर नाम है, वो रेगुलरली किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, किसी चेयरमैन का फ्रेंड है, तो कंपनी में आता जाता रहता है, देखभाल करता रहता है कुछ ना कुछ। तो किसी ने बोला कि भाई आपका नाम लिख दें क्या स्टूडेंट रजिस्टर, मेंबर्स रजिस्टर में? उसने भी बोला हाँ ठीक है। उसने ना नहीं बोला, उसने मेंबर्स ऑफ रजिस्टर में या रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम लिखने के लिए एग्री हो गया। तो यहां पर इसको समझा जाएगा मेंबर बाय एक्विजिशन और मेंबर बाय एस्टॉपेल। नाउ गॉट इट एवरीवन? मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर।
द ट्रांसफर, यहाँ पर ट्रांसफरर की बात करें, ट्रांसफरर कौन, सेलर, जो शेयर बेचता है। द ट्रांसफरर ऑफ शेयर कंटिन्यूज टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी टिल हिज नेम इज रिमूव्ड फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड रिप्लेस्ड विथ नेम ऑफ ट्रांसफरी। तो जब भी आप शेयर बेचते खरीदते हैं ना, कभी कभी उसमें थोड़ा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना शेयर जो है मिस्टर दुर्गेश को सेल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एग्रीमेंट बनाया, सेल कर दिया, पैसा मिल गया, शेयर चला गया, लेकिन अभी तक मेरा जो नाम है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में से कटा नहीं है। कटने में 10 या 15 दिन जाएंगे। तो कमिंग नेक्स्ट 10 to 15 डेज के लिए भले मैं शेयर होल्डर नहीं हूं, लेकिन मैं मेंबर तो हूं। क्यों मेंबर हूं, क्योंकि मेरा नाम अभी भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में है। तो जब तक मेरा नाम वहां से डिडक्ट नहीं होता, कटता नहीं है, और मेरी जगह पे किसी और का नाम आता नहीं है, तब तक मैं कंपनी का क्या बना रहूंगा, मेंबर। जबकि मैं कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहा, मैंने अपने सारे शेयर बेच दिए, लेकिन सिर्फ मेरा नाम अभी भी वहां पर लिखा हुआ है। तो इसके लिए मुझे भी मेंबर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द डेथ ऑफ द मेंबर बाय सक्सेशन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। यहां पर ट्रांसमिशन की बात करें। ट्रांसमिशन क्या होता है, शेयर ट्रांसफर करते हैं इन द केस ऑफ डेथ। अगर एक शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल हेयर होगा, सक्सेसर होगा, वारिसदार होगा, उसके नाम पर शेयर चला जाएगा। ठीक है। शेयर ऑफ अ डिजीज्ड मेंबर, डिजीज मतलब जिसकी डेथ हो गई है, डिजीज्ड मेंबर आर हेल्ड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कानूनी हकदार, वारिसदार के पास जाएगा। द डिजीज्ड पर्सन सीजेस टू बी द शेयर होल्डर बट कंटिन्यूज टू बी मेंबर। तो जो डिजीज पर्सन है उसको हम शेयर होल्डर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मेंबर जरूर बोलेंगे। आर रजिस्टर डिजीज्ड आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जब तक ट्रांसमिशन के नाम पर शेयर चले नहीं जाते और आपका नाम कट करके ट्रांसफरी का नाम जब तक आ नहीं जाता, तब तक जिसका डेथ हुआ है उसी को मेंबर समझा जाएगा, और शेयर होल्डर वो नहीं है। ऐसे केस में वो शेयर होल्डर नहीं है, सिर्फ कौन है, मेंबर है, क्योंकि शेयर तो वो बेच चुका है। ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, किसकी बात कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी मतलब जब आपके लायबिलिटीज कम हो जाते हैं, सॉरी आपके लायबिलिटीज बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू योर बिजनेस असेट। मतलब बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी आप बेच दो तो भी आप अपनी लायबिलिटी को कवर नहीं कर पाओ, ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंट मेंबर। ठीक है। सो शेयर ऑफ एन इंसॉल्वेंट मेंबर आर हेल्ड बाय द कोर्ट अपॉइंटेड ऑफिशियल रिसीवर। तो आपका जो शेयर, अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो सारी प्रॉपर्टी आपकी नीलाम कर दी जाएगी, और नीलाम करने के लिए कोर्ट एक ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट करता है ना, एक ऑफिसर को अपॉइंट करता है, जो ये सारा चीज बेच करके पैसा अपने पास रखता है, फिर धीरे धीरे सब जितने भी आपके क्रेडिटर होंगे, लाइबिलिटी होल्डर होंगे, उन सबको देता है। ठीक है। असाइनी, सो द इन्वॉल्व insolvent person continues to be member but he is not a shareholder। तो ये क्या हो सकता है, मेंबर हो सकता है, बट ये शेयर होल्डर नहीं हो सकता, क्योंकि ये शेयर होल्डर के बिहाफ में शेयर परचेस कर रहा है। तो गॉट इट एवरीवन, ये 6 पॉइंट्स हमको क्लियर होता है। नॉट ऑल मेंबर्स आर शेयर होल्डर एंड नॉट ऑल शेयर होल्डर्स आर मेंबर। सारे मेंबर शेयर होल्डर नहीं है और सारे शेयर होल्डर मेंबर नहीं होते। शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर, ऐसे शेयर होल्डर जो मेंबर नहीं है, मतलब शेयर होल्डर तो हैं बट दे आर नॉट मेंबर। द ट्रांसफरी, जिसको हम बोलते हैं बायर ऑफ द शेयर, ऑफिशियल रिसीवर इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, लीगल हेयर इन द केस ऑफ डेथ, एज एक्सप्लेन्ड अबव आर शेयर होल्डर्स बट नॉट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया जो हमने ऊपर पढ़ा था, कि जो ट्रांसफरी होता है वो शेयर होल्डर तो है बट उसका नाम अभी तक रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा गया नहीं है, तो वो मेंबर नहीं हुआ। दूसरा, ऑफिशियल रिसीवर जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया था, कौन से केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में,
तो वो शेयर होल्डर तो है बट वो मेंबर नहीं है। देन लीगल हेयर, ठीक है ना। और इसके बाद डेथ, डेथ के केस में जो लीगल हेयर है वो शेयर होल्डर तो हो जाएगा बट अभी भी उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं लिखा गया है, तो वो मेंबर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर हमको देखने को मिलता है कि ऑल शेयर होल्डर्स आर नॉट मेंबर एंड नॉट ऑल मेंबर्स आर शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर आपको मेंबर बनना ही है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप एलिजिबल हो सकते हैं मेंबर बनने के लिए। तो उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया आपको दे दिया, क्या दे दिया है, क्राइटेरिया। तो फर्स्ट वन हम देख रहे हैं, बाइंग शेयर अमाउंट्स टू मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। आप जैसे शेयर परचेस करते हो, आपने कंपनी के साथ में एक एग्रीमेंट कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सो एनी एंटिटी विच पर्सन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। कोई भी एंटिटी होने दो, कोई भी व्यक्ति होने दो, चाहे पर्सन होने दो, कोई ऑर्गेनाइजेशन होने दो, अगर वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो वो मेंबर बनने के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, दिस टॉपिक therefore has a context to the previous of the Contract Act 2। तो यहां पर देखा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है उसी से ये मिलता जुलता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, memorandums and articles of the company, any person sui juris can become a member of a company as follows। तो sui juris का मतलब क्या होता है, बाय टेकिंग देयर ओन डिसीजन, अपने डिसीजन के मकसद पे उसको मेंबर बनना है तो वो मेंबर बन सकता है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको शेयर परचेस कर लेना है, आप मेंबर बन जाओगे। ठीक है, तो इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी लीव कर सकता है। तो सुई जुरिस का मतलब देखो यहां पर दिया है, लैटिन फ्रेज मींस लीगली कॉम्पिटेंट टू मैनेज वंस ओन अफेयर। मतलब लीगली ऐसा पर्सन जो खुद के सारे काम कर सकता है उसको बोलते हैं सुई जुरिस। ठीक है, तो पहला यहां पर था क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, इंडिविजुअल। वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, एक इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है ना, इंसान होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए, जिसमें पहला बात आ गया माइनर का। किसका बात आ गया, माइनर। सो हु इज अ माइनर, माइनर मतलब जो मेजर नहीं है, जिसका एज इंडिया में आज की तारीख में बिलो 18 ईयर्स है ना। 18 साल से जो भी कम लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अवयस्क, या हम बोलते हैं उनको माइनर, है कि नहीं। तो ऐसे जो माइनर है वो मेंबर नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते, मेंबर, कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी हिमसेल्फ। लेकिन फिर भी उसको बनना है तो वो अपने गार्जियन के थ्रू बन सकते हैं। अ गार्जियन कैन एंटर इनटू शेयर परचेज ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। तो माइनर के बिहाफ में जो पर्सन है, गार्जियन है, वो गार्जियन क्या कर सकता है, माइनर की बिहाफ में शेयर होल्डर बन सकता है, मेंबर बन सकता है। नंबर 2, इंसॉल्वेंट, है ना। हम देख रहे हैं अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको माइनर नहीं होना है। दूसरा, आपको इंसॉल्वेंट नहीं होना है, इंसॉल्वेंट नहीं चलेगा। सिंस द बेनिफिशियल राइट्स ऑफ शेयर होल्डिंग आर हेल्ड बाय ऑफिशियल रिसीवर। तो यहां पर क्या बता दिया, अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो कोर्ट ऑर्डर करता है आपके सारी प्रॉपर्टी को नीलाम करने का, और उसके लिए वो एक ऑफिसर रिसीवर को नियुक्त करता है, असाइनी। सो द इन्वॉल्वमेंट या इंसॉल्वेंट पर्सन स्टॉप बीइंग दी मेंबर, ताकि जो इंसॉल्वेंट पर्सन है वो मेंबर ना रहे। ओके, थर्ड वन है इंसेन और ल्यूनाटिक। नाम से पता चलता है पागल, जो व्यक्ति को दिमागी बीमारी है, पागल है, ल्यूनाटिक है, इंसेन है, मंद बुद्धि है। वो कैसे होते हैं, इनेबिलिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ नहीं सकते हैं। द पर्सन इनएबिलिटी फॉर मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी। तो यहां पर ऐसा पर्सन जो ल्यूनाटिक है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है,
उसको हम एलिजिबल नहीं मानेंगे, वो मेंबर नहीं बन सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरेनर। जब भी हम यहाँ पर इंडियन कंपनी का किसी को मेंबर बना रहे हैं तो वो इंडियन पर्सन होना चाहिए, फॉरेनर नहीं। सिंस अ फॉरेनर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, foreigner can buy share to the member of Indian company subject to provision of FEMA 1999। तो यहाँ पर क्या बता दिया गया, यहाँ पर बता दिया गया अगर कोई फॉरेनर है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है। सिंस फॉरेनर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, बट उसके ऊपर क्या लग जाएगा यहाँ पर, फेमा एक्ट 1999। तो जैसा फेमा ने रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के बाद वो यहाँ पर बातचीत के लिए आ सकते हैं। मतलब इन फॉरेनर को भी हम क्या कंसिडर करेंगे, मेंबर। तो चार चीजें हो गई, पहला माइनर, दूसरा इंसॉल्वेंट, तीसरा इनसेन और ल्यूनाटिक, और चौथा फॉरेनर। गॉट इट एवरीवन। तो क्राइटेरिया देखा हमने, क्राइटेरिया में इंडिविजुअल देखा हमने। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं आगे के टॉपिक्स को लेकर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।